हेलो एस्पायरेंट। आज है 10 जुलाई और आज हम पीआईबी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कौन कौन से आज, क्योंकि आज टोटल लगभग 32 जो प्रेस रिलीज हुई यानी 32 प्रेस विज्ञप्तियां निकाली गई। उन 32 प्रेस विज्ञप्तियों में से कौन कौन सी हमारे काम की है और किससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको हम कवर करेंगे। तो जो आज का सबसे पहला आर्टिकल है वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो प्रोग्राम चल रहा है जिसपे अभी बहुत ज़्यादा हाहाहुती मची हुई है, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की। अब इस पूरे मिशन को हम देखते हैं कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें एक पूरा पब्लिश किया गया। वो क्या पब्लिश किया गया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम पर एक प्रश्नोत्तर पब्लिश किए गए हैं। यानी हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल यहीं से बना लिया जाए और आपके सामने रख दिया जाए। तो ये चीज़ें आज के हम जो डिस्कशन है इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ईबीपी है यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, यानी हम इसको शॉर्टकट में ईबीपी बोलेंगे क्योंकि इतना बड़ा बोलने से वीडियो लंबा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। तो ईबीपी जो है, ईबीपी किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो ईबीपी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? पेट्रोलियम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके क्या होता है, इसके तहत क्या चला जाता है? ईबीपी का प्रोग्राम जो है चलाया जाता है। पहली चीज, सीधी चीज याद रखनी है कि ईबीपी किसके तहत आता है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आता है। याद हो गया। दूसरी चीज क्या देखेंगे, अगर पूछे इसका एम क्या है यानी किस उद्देश्य के साथ ये मिशन लाया गया, तो मिशन लाया गया कि हम ऊर्जा सुरक्षा में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। और जो कच्चे तेल का आयात है उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी कच्चे तेल का क्या आयात जो है, उस आयात को हम कम करेंगे। तो कच्चे तेल के आयात को कम करना था। दूसरी चीज क्या करना था? किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना भी था। क्या बढ़ाना था? किसानों की आय बढ़ाना था। और तीसरी चीज ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने थे। ये चीजें हो गई जो इस मिशन से रिलेटेड हमें याद रखनी थी। अगला क्या याद रखना है? अगला याद रखना है कि जो मिशन शुरू किया गया वर्ष 2001 में। कब शुरू किया? चर्चा तो हम इसकी भी 2025, 26, 22, 23, 24 में सुने, लेकिन ये शुरू हुआ 2001 में। और 2001 में क्या हुआ? ये पायलट प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? एक पायलट प्रोग्राम की तरह से शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ईबीपी जो प्रोग्राम है इसे पायलट रूप में कब शुरू किया गया था, तो वर्ष 2001 में शुरू किया गया। लेकिन इसकी जो घोषणा की गई वो की गई 2004 में। 2004 में क्या की गई? इसकी घोषणा की गई। यानी ईबीपी प्रोग्राम कब घोषित किया गया? वर्ष 2004 में घोषित किया गया। और वर्ष 2006 में क्या हुआ? 5% ईबीपी का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2006 में 5% ईबीपी का क्या किया गया? लक्ष्य रखा गया। तो ये चीजें हो गई हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी है याद रखना। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे जब बात आएगी वर्ष 2018 की, तो वर्ष 2018 में क्या किया गया? 2018 में क्या किया गया कि जो बायोफ्यूल पर एक नेशनल पॉलिसी लागू की गई। वर्ष 2018 में, इसी क्रम में वर्ष 2018 आता है, वहां पे क्या होता है? बायोफ्यूल पर एक नेशनल पॉलिसी लागू की जाती है। ये चीज याद रखनी, बस इतनी चीजें हमें क्या याद रखनी है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। जिसमें मैंने बताया कि अब 2001 में ये पायलट प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया। वर्ष 2004 में इसकी घोषणा होती है। वर्ष 2006 में बताया जाता है कि हम 5% क्या करेंगे? इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये चीजें हो गई। आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं कि वर्ष 2025-26 में क्या होता है? हम इसका 20% जो इथेनॉल ई20 का लक्ष्य रखते थे, वर्ष 2025 में ही हम ई20 यानी वर्ष 2000 ई20 का मतलब क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम कितना? 20%, यानी 1 लीटर में 20% क्या होगा? इथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी 200 ml हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। तो ये चीजें हो गई हमारी। तो ये क्या हो गया? इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड हो गया। तो ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद क्या क्या चीजें देखनी है हमें आगे। आगे इसमें क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एथेनॉल। तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले, मान लो अभी क्या कर रहा है पीसीएस जैसा एग्जाम, वो सीधे रासायनिक सूत्र पूछ ले रहे हैं। तो इथेनॉल का अगर रासायनिक सूत्र पूछ ले तो वो क्या होगा? वो होगा C2H5OH। याद रखना है, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? वो है एथेनॉल का, C2H5OH। या इसी को अगर दूसरे रूप में लिख देगा तो लिखेगा CH3CH2OH। तो वही चीज है, C 2 बार C आ गया, 5 बार H आ गया, 1 बार OH। तो ये चीज उसी तरह से है, हो सकता है ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे। तो ये चीज हमें याद रखनी है, क्या है? C2H5OH किसका है? इथेनॉल का। इथेनॉल को एथिल अल्कोहल कहा जाता है। अगर बात करें उसको कैसे बनाते हैं, तो जो शर्करा होते हैं, गन्ना होता है या स्टार्च होता है, उसके किण्वन से यानी उसके फर्मेंटेशन से हम इसको बनाते हैं। ये चीज याद रखेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि जो इथेनॉल है, बायोफ्यूल्स है, इनके 4 जनरेशन है। क्या है? जो बायोफ्यूल है, जो बायोफ्यूल की हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी टोटल कितनी जनरेशन है? टोटल 4 जनरेशन है। अब उन चारों जनरेशन के बारे में देखेंगे। पहली जनरेशन में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में जो खाद्य फसलें थी, जैसे क्या थे? शुगर केन या गन्ना। इसके अलावा क्या था? ज्वार या मक्का। इनसे क्या करते थे हम?
क्या बनाते थे, इनसे अगर हम बनाएंगे बायोफ्यूल तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट जनरेशन का कहलाएगा। अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो वहां पे होगा जो गैर खाद्य फसलें हैं, जैसे क्या होता था, पराली बच जाती थी खेत में, तो जो फसलें खाने के उपयोग में नहीं आती हैं उनसे अगर हम बनाएंगे तो सेकंड जनरेशन की होंगी। तो पराली हो गई, लकड़ी हो गई, इसके बाद बांस हो गए, तो इनसे जब हम बनाते हैं वो सेकंड जनरेशन कहलाता है। लेकिन थर्ड जनरेशन में कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं एल्गी और माइक्रो एल्गी, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये शैवाल होते हैं, उनकी चर्चा किसमें की गई, वो थर्ड जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में याद रखना है कि अगर हम जेनेटिकली क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करके कुछ बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा फोर्थ जनरेशन का। तो याद रखना है फोर्थ जनरेशन में ये चीजें हो गई। आगे क्या देखते हैं, अगर हम बात करेंगे ईबीपी, अब इसमें क्या क्या चीजें देख लिया हम, ईबीपी की मिनिस्ट्री देख लिया, प्राकृतिक एवं कौन है, प्राकृतिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया। दूसरा चीज, अगर हम बात करें कि जो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति थी, यानी बायोफ्यूल्स पर जो नेशनल पॉलिसी थी, वो कब लागू कर जाती है, तो कब बताया आपको भैया, 2018 में क्या होती है, लागू होती है। ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम पूछे तो 20% E20 का आंकड़ा है वो कब पूरा कर लिया गया, 2025 में पूरा हो गया। इथेनॉल का फार्मूला आपको बता दिया, C2H5OH। ये चीजें हो गई। आगे अगर हम बात करें कि जो दुनिया का पहला बड़ा इथेनॉल इकोसिस्टम विकसित किया है, किस देश ने विकसित किया है, तो उसमें नाम आता है ब्राजील का। किसका आता है, ब्राजील ने क्या किया, दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम विकसित किया, किसके लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। लेकिन वहां पे लक्ष्य कितना, वहां पे जो E27 है, किसकी चर्चा करते हैं वहां पे, E27, वहां पे E27 अनिवार्य है, यानी E27 ब्लेंडिंग क्या है, अनिवार्य है। E27 ब्लेंडिंग क्या हो गई, वहां वहां है अनिवार्य। तो ये याद रखना कि वहां के लक्ष्य में E27 ब्लेंडिंग अनिवार्य है। ये चीज हो गई। इसमें क्या हुआ, इसी में एक अगला आर्टिकल पब्लिश किया गया जो था इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम पर, क्या है, प्रश्नोत्तर के रूप में। अब इसमें से हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, जो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए और वहां से क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। आपको पहले बताया पायलट प्रोजेक्ट 2001 में, ये इसी में दिया है, इसमें भी दिया गया है। आगे क्या देखेंगे कि इथेनॉल जो है ये ईंधन है, इथेनॉल पर जीएसटी जो घटाई गई वो वर्ष 2018 में क्या किया गया, जीएसटी घटाई गई। इथेनॉल वाले प्रोडक्ट पे जीएसटी 18% का घटा करके 5% की गई। ये कब की गई, ये वर्ष 2018 में की गई। ये जानकारी याद होनी चाहिए हमें, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे लक्ष्य के बारे में। अगर हम बात करें लक्ष्य के तो 2025-26 में E20 का लक्ष्य पूरा हो गया। 24-25 में 19% था, तो इसके 19% नहीं याद रखना, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि 20% जो लक्ष्य है 2025 में पूरा हो गया था। आगे क्या देखते हैं, क्या जो अगर हम ऑक्टेन नंबर की बात करें, एक इसमें ऑक्टेन नंबर की चर्चा की गई, एग्जैक्ट ऑक्टेन नंबर दिया है एथेनॉल का, क्या दिया गया, ऑक्टेन नंबर। इसका एथेनॉल का एक ऑक्टेन नंबर दिया गया है, यानी पेट्रोल का, तो वो एक नंबर क्या है, अगर उसका आंकड़ा पूछ ले तो वो 108.5, ये याद रखना है हमें, क्या है, 108.5, ये क्या है, ऑक्टेन नंबर है जो इसका दिया गया है, किसका दिया गया है, एथेनॉल का। तो ये चीज क्या दी गई है, इसमें दी गई है, डायरेक्ट तो हो सकता है सीधा आर्टिकल ही पूछ ले ऐसे। आगे क्या कहेंगे, आगे कोई आर्टिकल और इसी में, सॉरी, इसी में एक डेटा दिया गया कि जो E20 पेट्रोल हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो हम कार्बन एमिशन करते हैं वो लगभग कितना कम होता है, 40% कम कार्बन एमिशन होता है। कितना, 40% कम कार्बन एमिशन होता है। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट डेटा है, हो सकता है 40 की जगह 80 लिख दे, 40 की जगह 10 लिख दे, तो यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए हमें एग्जैक्ट कि हाँ क्या चीजें हैं। इथेनॉल का फार्मूला आपको बता दिया, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। आपको चारों पीढ़ियाँ पढ़ा दी कि हाँ ये चारों पीढ़ियाँ हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इसके अलावा हम बात करें कि जो भारत में BS6 गाड़ी बनती है, यानी भारत स्टेज 6 वाहन बन रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, जो E20 के उत्सर्जन मानक है पूरी तरह से क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो अगर बात करें जो BS6 में क्या किया गया, अनिवार्य किया गया है, किसमें, BS6 में। अब इसमें अनिवार्य किया गया है तो कब किया गया, वर्ष 2026 से बोला गया अनिवार्य होगा, कब से, अप्रैल वर्ष 2026 से क्या है, अनिवार्य है E20 के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे अगर हम बात करें कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की एक भारत ने क्या क्या नेतृत्व किया, किसका, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी वर्ष 2023 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। इतना याद रखना है बस, ये कोई इसकी जानकारी नहीं जो हमें भूल जाए। तो ये चीजें हो गई इस आर्टिकल से रिलेटेड। अगर हम बात करें इस आर्टिकल के बाद अगला आर्टिकल क्या है, तो वो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा क्या हुआ, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम क्या है, व्यू द फ्यूचर 4.0। बस नाम देखना है हमें, व्यू द फ्यूचर 4.0। हो सकता है सीधा नाम पूछ ले, व्यू द फ्यूचर प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री में आता है, या किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है, और वस्त्र मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत। तो इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए, बस इसलिए पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। पूरा आर्टिकल का कोई रोल नहीं, बस इतना होना चाहिए कि व्यू द फ्यूचर अगर पूछ लिया जाए कभी किससे रिलेटेड है, तो हमें याद होना चाहिए व्यू द फ्यूचर किससे रिलेटेड है, वस्त्र मंत्रालय से रिलेटेड है। ये चीज हो गई। आगे हम क्या देखेंगे, अब वस्त्र अपशिष्ट की समस्या से निपटने के लिए इसी में एक चीज और चर्चा की गई, जो वस्त्र अपशिष्ट होता है उसकी समस्या से अगर हमें निपटना है
तो उसके लिए क्या किया गया, व्हाइट इज द ईट मेड ऑफ, ये नाम इसी में दिया हुआ है। ये आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज इट मेड ऑफ, यानी क्या चीज बताई गई है कि अगर वस्त्र अपशिष्ट की समस्या से हमें निपटना है तो क्या दिया गया, एक राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का नाम दिया गया, वो नाम क्या है, व्हाट इज द मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ। तो ये किससे संबंधित है, याद रखेंगे वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। ये चीज हो गई, बस इस आर्टिकल में इतना ही देखना, इसके अलावा कोई जानकारी हमारे काम की नहीं है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। अब इसमें क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो नशा मुक्त भारत अभियान है, पहली बात किस मंत्रालय के तहत आता है, तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय। तो ये चीज हो गई, मंत्रालय का नाम पहला। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि किस मंत्रालय से आता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, पहली चीज ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। दूसरी चीज हम बात करेंगे कब शुरू हुआ, तो शुरू कब होता है, ये शुरू होता है 15 अगस्त को, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में इसको शुरू किया जाता है। कब शुरू किया जाता है, 15 अगस्त के दिन। आगे क्या देखते हैं, इससे रिलेटेड एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसे याद रखना है 1446। ये क्या है, 1446, ये किससे रिलेटेड नंबर है, इसी नशा मुक्ति से संबंधित क्या है नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर। आगे क्या बात करेंगे, क्योंकि नशा मुक्ति की बात हो रही है तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये आर्टिकल 47 है, कहाँ पे, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में यानी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उसका आर्टिकल 47 क्या कहता है कि नशीले जो हैं, नशीले पदार्थों के सेवन से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो ये आर्टिकल 47 जो है उसके लक्ष्य को क्या करते हैं, पूर्ति करता है। आगे क्या देखेंगे कि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, मादक पदार्थ निषेध दिवस। ये कब मनाते हैं हम, तो इसकी डेट है 26 जून। कब है, 26 जून को याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या देखेंगे, 15 अगस्त वर्ष 2020 को क्या होता है, शुरू होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर आपको याद होना चाहिए, किस आर्टिकल से संबंधित है, 47 याद होना चाहिए। इतनी चीजें अगर याद है तो ये पूरा पीआईबी का जो आज का आर्टिकल पब्लिश किया गया है इसमें इतनी ही चीजें जो हमारे काम की हैं जिससे हमें बिल्कुल याद रखनी है। अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है त्वरित भुगतान से रिलेटेड। तो जो त्वरित भुगतान से रिलेटेड है इसमें क्या बताया गया है, अब इसमें देखेंगे हम कौन सी चीजें हमारे काम की हैं, क्योंकि त्वरित भुगतान से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश किया, किस मंत्रालय का है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सबसे ऊपर क्या लिखा है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के तहत क्या हुआ, एक पब्लिश किया गया। इसमें बताया क्या गया है, किसके बारे में, इसमें चर्चा की गई ट्रेड्स के बारे में। किसके बारे में, TREDS, इस ट्रेड्स की चर्चा की गई है। ये ट्रेड्स क्या है इसके बारे में जानकारी देखेंगे। ये सारी चीजें जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो चीजें देख लें। तो ट्रेड्स क्या है, ट्रेड्स का पूरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेड्स से क्या है याद रखना, ये एक प्लेटफॉर्म है। तो जो प्लेटफॉर्म है, पहली बात प्लेटफॉर्म है, दूसरा चीज इसका प्लेटफॉर्म है तो इसका कोई रेगुलेट भी करता होगा। भाई हर प्लेटफॉर्म का एक आदमी रेगुलेट करेगा, तो इसका जो रेगुलेटरी है वो कौन है, आरबीआई। यानी ट्रेड्स किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये चीज हो गई। अब क्या होता है, जो ट्रेड्स है इसके तहत क्या होता है, कुछ वित्त पोषण दिया जाता है, यानी फाइनेंस दिया जाता है। क्या किया जाता है, अब जो इसके माध्यम से फाइनेंस दिया जाता है वो क्या होता है, कोलेटरल फ्री होता है। यानी ट्रेड्स के माध्यम से कोलेटरल फ्री अगर बात करें, कोलेटरल फ्री क्या होता है, क्या दिया जाता है, दिया जाता है वो आपको वित्त यानी फाइनेंस दिया जाता है। तो जो फाइनेंस दिया जाता है वो कोलेटरल फ्री होगा, तो ट्रेड्स के थ्रू कोलेटरल फ्री मिलता है। ये चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, अब देश में क्या है, वर्तमान में 5 जो ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म है वो संचालित है। कितने हैं टोटल, 5। अगर पूछ ले वर्तमान में कितने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म संचालित है तो 5 है, याद रखना है 5। इनकी संख्या कितनी है, 5 याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की बात करें, शुरू कब होता है, वर्ष 2017 में शुरू होता है। कब शुरू होता है, वर्ष 2017 में शुरू होता है। पूरा नाम आपको अभी बताया, पूरा नाम क्या है इसका, ट्रेड रिसीवेबल्स आगे डिस्काउंटिंग और सिस्टम, ये क्या होगा इसका पूरा नाम होगा। तो पूरा नाम याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। TRDS का पूरा नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये याद रखेंगे। ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, जहाँ MSME को होते हैं, MSME को अपना बिल अपलोड करते हैं और बैंक या जो NBFC होते हैं उन पर बोली लगा करके उनको क्या कर देते हैं, तुरंत फाइनेंस दे देते हैं और कोलेटरल नहीं लिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब इसमें एक चर्चा MSME मिनिस्ट्री की, तो MSME से रिलेटेड एक चीज़ हमें चर्चा में याद रखनी है कि जो MSME है उसमें क्या किया गया, उसके आंकड़ों में परिवर्तन किया गया कि अब क्या किया गया कि कितना निवेश होगा, कितना टर्नओवर होगा, तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे। तो पहले MSME की 3 श्रेणियां, पहली माइक्रो, दूसरी स्मॉल और तीसरी मीडियम, ये 3 श्रेणियां हो गई। अब क्या देखना है, जो निवेश होगा अगर वो क्या होगा 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ का क्या है निवेश, उसका टर्नओवर क्या है 5 करोड़, तो 1 करोड़ निवेश टर्नओवर 5 करोड़ तो वो है माइक्रो। अगर क्या है, अगर निवेश है 10 करोड़ का
और टर्नओवर है 50 करोड़ का, तो वो हो गया स्मॉल। अगला, अगर निवेश है 50 करोड़ का और टर्नओवर है 250 करोड़ का, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मीडियम। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है, 1 करोड़ निवेश, 5 करोड़ टर्नओवर, 10 करोड़ निवेश, 50 करोड़ टर्नओवर, 50 करोड़ निवेश, 250 करोड़ टर्नओवर। इतनी चीजें याद होनी चाहिए। आगे क्या याद होना चाहिए इसके अलावा, पहली बात विनियमन आपको बता दिया किसने करता, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि कितना विनियमन, टोटल कितने हैं, 5 हैं, वो भी बता दिया। तो इसके साथ क्या होता है, ये वाला आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। अगला आर्टिकल हम क्या देखते हैं, जो सरकार है उसने क्या किया है, अल्कोहल की अधिक मात्रा वाले औषधि फार्मूलेशन को विनियमन को क्या किया है, कड़ा नियम बनाया है। तो इसमें कौन सी चीज़ हमें याद रखना, पहली बात तो ये किससे है, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से रिलेटेड क्या था, अभी चर्चा बहुत चली थी कि अल्कोहल मिलाई जाती है किसमें, जो सिरप होती है खांसी की सिरप, उसमें क्या होती है, अल्कोहल मिलाई जाती थी। अब क्या किया गया, अब एक पैमाना बना दिया गया है, एक नियम नया बना दिया। क्या नियम बनाया गया है, नियम बनाया गया है कि अब जो 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा वाले क्या होते हैं, अगर 30 ml से अधिक मात्रा वाली है और क्या है 12% से अधिक एथिल अल्कोहल युक्त जितनी भी औषधि उत्पादें हैं, उनको क्या किया गया, जो शेड्यूल के है उनसे क्या है पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। बस इतना याद रखना है, किस शेड्यूल से के से मात्रा क्या रखी गई, 12% से अधिक एथिल अल्कोहल है और 30 ml से अधिक हो, 30 ml या 12% इनसे अगर अधिक है तो उन्हें शेड्यूल के से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। बस इतना याद रखना है, शेड्यूल के। आगे क्या देखेंगे, आगे इसमें कोई चीज़ हम नहीं देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें वही आएगा एथिल अल्कोहल की चर्चा, C2H5OH, वो सारे नाम जो आपको ने पहले पढ़ रखे हैं। आगे क्या देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे कि अगला आर्टिकल देखते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे तो अभी नहीं दिख रही, जो पूरा आर्टिकल था इसमें कोई सी चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो और आपको मैं बता दूं, यही चीज़ है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होनी चाहिए थी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ है, एक आर्टिकल, एक शेड्यूल की चर्चा और है कि अगर सरकार का भी क्वेश्चन पूछ ले कि सरकार द्वारा किए गए नए बदलावों के तहत जो अधिक अल्कोहल युक्त औषधि उत्पाद है उनको किस अनुसूची के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है, क्या किया गया है, स्थानांतरित कर दिया, जिससे क्या होगा, अब इनकी बिक्री डॉक्टर के पर्चे पर ही हो सकेगी। तो वो शेड्यूल का नाम है शेड्यूल H1। क्या है, शेड्यूल H1। क्या कहा गया यहाँ पे, लिखा भी है आर्टिकल में, आर्टिकल जब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है भैया, कि अनुसूची के से छूट अंतर्गत नहीं आती है, इन्हें अब क्या किया गया, अनुसूची H1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी किस में शामिल किया गया है, शेड्यूल H1 में शामिल किया गया है। तो ये सीधा पब्लिश दिया गया, मैंने आपको बता दिया, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। अगला क्या देखते हैं, अगला आर्टिकल किसके बारे में पब्लिश किया गया, अगला आर्टिकल आया कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, इससे रिलेटेड क्या हुई, मीटिंग हुई, कहाँ पे हुई, कोयम्बटूर में हुई। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है, याद रखना, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो जो तमिलनाडु में क्या स्थित है, एक वन्यजीव संस्थान स्थित है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। क्या है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र में क्या हुआ, इसका उद्घाटन होता है। ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, पहली चीज ये बिल्कुल हमें याद होना चाहिए। अब सलीम अली, अगर हम बात करें सलीम अली पक्षी विज्ञान, आर्टिकल में क्या दिया है, नाम दिया ही हुआ है सलीम अली पक्षी विज्ञान। पहली बात इसकी लोकेशन पूछेगा, कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये याद हो गया, ठीक है। दूसरा चीज, इसका नाम किस के नाम पे रखा गया, तो जो भारत के सलीम अली हैं वो क्या है, वो है बैडमैन ऑफ इंडिया। यानी जो सलीम अली है इनको क्या उपाधि दी गई, इनको उपाधि दी गई बैडमैन ऑफ इंडिया। तो बैडमैन ऑफ इंडिया उपाधि किसकी, सलीम अली की, इनके नाम पे क्या हुआ, ये नाम रख दिया गया। दूसरी चर्चा इसमें किसकी आई, भारतीय वन्यजीव संस्थान की। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII, इसका मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है, भारतीय वन्यजीव संस्थान या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इसकी स्थापना 1982, याद रखना इसकी स्थापना 1982, इसका हेडक्वार्टर देहरादून। ये सीधे क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको मैं एक्स्ट्रा चीजें कराऊं दुनिया भर की, फिर क्वेश्चन ना मिले, उससे अच्छा कि मैं आपको सीधे टू द पॉइंट पढ़ाऊं, सीधा क्वेश्चन मिल जाए। क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1982, हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक संस्था और इसमें चर्चा की गई, वो की गई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, यानी नेशनल, क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इसकी चर्चा की गई। क्या कहा गया, जो ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, ये क्या है, इसकी स्थापना किसके तहत होती है, इसकी स्थापना होती है WP यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्या है, स्थापित है। जब उसके तहत स्थापित तो भैया वैधानिक निकाय होगा, यानी स्टेटूटरी बॉडी होगी, ये याद हो गया। क्या याद रखना, NBWL के अध्यक्ष पूछ लेता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन में क्या दे देगा, पर्यावरण मंत्री, अध्यक्ष होंगे कौन, प्रधानमंत्री, ये चीज याद रखनी है। अब क्या किया, इसके अलावा क्या याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है। तो इतना याद होगा तो हमारा काम चल जाएगा पूरा आराम से। आगे क्या देखेंगे, अगला आर्टिकल पब्लिश किया गया, अगला आर्टिकल पब्लिश किया गया राष्ट्रीय कैंपा के शासी निकाय से, यानी कैंपा के रिलेटेड आर्टिकल आया। अब हम देखेंगे जो कैंपा है ये क्या है, किसके बारे में आर्टिकल आया, कैंपा के बारे में, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे,
कैंपा के बारे में। कैंपा का पहली बात पूरा नाम अगर पूछ ले, कैंपा का पूरा नाम क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। यानी किससे रिलेटेड है कैंपा? एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या होता है जो वन भूमि है, वन भूमि का अगर डाइवर्जन हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, वनों का कटाव अधिक हो रहा है, तो प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम के तहत क्या होता है, इसका जो सिस्टम है वो बताया जाता है कि अब इसके तहत हम एक निधि बनाएंगे, उस निधि में क्या करेंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, तो उसमें जो पैसा होगा वो 90% क्या होगा, राज्यों को होगा, और 10% क्या होगा, केंद्र को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीज किससे रिलेटेड है इसमें? इसमें एक चर्चा की गई है किसकी? वो की गई संगाई हिरण की। संगाई हिरण की चर्चा की गई इस आर्टिकल में। किसकी? संगाई हिरण। अगर संगाई हिरण की बात करें तो संगाई हिरण की चर्चा की गई है, यानी संगाई डियर की। ये जो मणिपुर का है, ये मणिपुर का राजकीय पशु है, तो याद रखना है कि मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संगाई हिरण है। इतना याद होना चाहिए बस, इसके अलावा कोई चीज नहीं जो हमें याद रखनी है। इतना याद है तो ये पूरा आर्टिकल हमारे कमांड में रहेगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं। तो कैंपा की अगर पूछे बैठक, सारी बैठकें कहाँ हुई? कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुई। इस साल तो बेसिक सवाल है, कोई भी बैठक पर्यावरण से रिलेटेड पूछेगा, आपको क्या मानना है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। आगे क्या देखेंगे? कैंपा के बारे में देखेगा तो ये फॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, याद रखेंगे। संगाई डियर की चर्चा है, कहाँ का है भैया? मणिपुर का राजकीय पशु है। तो इतनी चीजें याद होनी चाहिए। इसी के साथ क्या होता है, आज का जो हमारा पीआईबी का डिस्कशन है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। ये वो चीजें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आज का पीआईबी पब्लिश हुआ है उसमें। तो धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।